भाई ये रिव्यू नहीं है, ये पेंडोरा से लौटने का बाद का सदमा है जो मुझे लगा भाई पर्सनली। सच बोलूं मैं डर रहा था। हाँ, फायर एंड एश देखने से पहले डर रहा था। डर इस बात का था कि कहीं जेम्स कैमरून भी उन्हीं लोगों में से एक न निकल जाए जो एक टाइम के बाद अपनी ही बनाई दुनिया में घूम घूम कर सेल्फी लेने लगते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है महान लोग अक्सर अपनी लेगेसी खुद ही खराब करते हैं। जब कैमरून चचा ये बोलने लगे थे कि अवतार 6 और 7 की उनके दिमाग में स्टोरी चल रही है भाई, तो मैंने बोला चचा बस भी करो यार। लेकिन फायर एंड एश ने मुझे एहसास दिलाया कि ये आदमी प्लान नहीं बना रहा, ये युद्ध की तैयारी कर रहा है। फिल्म की कहानी वही से शुरू होती है जहाँ द वे ऑफ वाटर खत्म हुई थी। जैक, नेटेरी और सरी परिवार अपने बड़े बेटे नेतियम की मौत का शोक मना रहे हैं। दर्द अभी ताजा है और जख्म अभी भरे नहीं है। बट काइना क्लेयर आखिरकार इन्हें स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन खतरा अब सिर्फ आरडीए का नहीं है। एक जैक सली का दुख मनाने का तरीका अलग है, वो आज भी इंसानों से जंग लड़ता है जो मटकाइना जैसे शांत क्लैन को पसंद नहीं। और दूसरा, उनको गोद लिया बेटा स्पाइडर जो पेंडोरा में आज भी मास्क के बिना सांस नहीं ले सकता। यही से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है जब एंट्री होती है नोमैडिक वाइन्स ट्रेडर की। शुरुआत में फायर एंड एश द वे ऑफ वाटर के जैसे फील देती है, जो बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उस नयापन की कमी जरूर लगती है जो इस फिल्म में होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आसमान मुड़ते जेलीफिश जैसे जीवों से लटकते जहाज दिखते हैं भाई, विजुअल तुमको वही चुप करा देते हैं। और फिर आती है फायर क्लैन मैकवान। इनको देखकर पहला रिएक्शन यही होता है, नहीं भाई ये पेंडोरा के नहीं हो सकते। इनकी लीडर वरंग ब्रूटल है, खूंखार है, लेकिन सबसे डरावनी चीज उसके चेहरे की वो शांत मुस्कान। वरंग को एवा के नियम तोड़ने में जरा भी गिल्ट नहीं होता। उसे इंसानी हथियार चाहिए क्योंकि इससे दूसरे नेवी गाँव जलाने में मजा आता है। और हम सब ये जानते हैं कि उसे हथियार कहाँ से मिलेंगे, माइल्स क्वारिज से। भाई सच बता रहा हूँ, माइल्स इस मूवी में अपने पीक पर है। वरंग और माइल्स की केमिस्ट्री इतनी खतरनाक है कि समझ नहीं आता कौन किसको आउटसाइन कर रहा है। ये दोनों एक डार्क पैरेलल हैं, जैक और नेटेरी के बस पूरी तरह उल्टे। और हाँ, स्पाइडर अब एनोइंग नहीं लगता, वो अब इस कहानी का इमोशनल सेंटर है। नेटेरी वो तो कैमरून की पीक मदर कैरेक्टर है, फैबुलस भाई फैबुलस। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए अवतार देखी जा सकती है, स्टोरी के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए। भाई फायर एंड एश द वे ऑफ वाटर जितनी रिवोल्यूशनरी तो नहीं लगती, क्योंकि अब हम इंडिविजुअल के आदी हो चुके हैं। पेंडोरा अब एलियन नहीं, घर जैसा लगता है। सच बोलूं मुझे इस धरती से ज्यादा पेंडोरा होम फील देता है। लेकिन इस बार दुनिया और ज्यादा डेंस है। हर फ्रेम में इतना कुछ चल रहा होता है कि आंखें थक जाएंगे लेकिन मन नहीं भरेगा। 3D में देखोगे तो मजा डबल आएगा। इसके कुछ सीन को देखोगे तो ऐसा लगेगा भाई मैंने इस सीन को पहले भी देख लिया। अवतार 2 ने अवतार 1 से बड़ी छलांग लगाई थी, लेकिन अवतार 3 उतनी बड़ी लीप नहीं ले पाती। अवतार फायर एंड एश ये परफेक्ट मूवी नहीं है, लेकिन ये एक वर्थी कंटिन्यूएशन है। ये फिल्म दिखाती है कि जेम्स कैमरून अब नए खिलौने नहीं बना रहे, बल्कि पुराने खिलौने से बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। पेंडोरा अब एलियन नहीं है, कैरेक्टर ज्यादा ह्यूमन है, और शायद यही इस फिल्म का असली मुद्दा है। बाकी ये थे मेरे विचार, अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइएगा फायर एंड एश ने आपको क्या महसूस कराया। अगर तुम सोच रहे हो कि गोविंदा इस फिल्म में होगा, तो नहीं, गोविंदा इसमें नहीं है, ठीक है।